हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल द स्ट्रगलर्स ऑन योर ओन चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर। आप सभी स्ट्रगलर्स का आपके अपने चैनल द अनलिमिटेड स्ट्रगलर में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज जैसा कि आपको मालूम है, टाइटल आपने देख लिया होगा, संडे स्पेशल का हमारा थर्ड एपिसोड है और इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे एपीआई के बारे में। एपीआई क्या होता है? एपीआई का फुल फॉर्म होता है एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, और ये इंडेक्स जो है वो यूजीसी ने अप्रूव किया है और बनाया है। जो 2018 का रेगुलेशन आया था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का, उसमें इस एपीआई को मान्यता दी गई है और बोला गया है कि जो एपीआई स्कोर होगा उसके बेस पे जो है शॉर्टलिस्ट किया जाएगा जो भी एप्लीकेंट होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज कैडर के लिए। तो ये एपीआई जो है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हर उस पर्सन के लिए जो कि नेट और जेआरएफ की तैयारी कर रहा है और जिसने एक सपना देखा है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में। तो इस एपीआई के माध्यम से आज हमें जानकारी मिलेगी कि नेट कितना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसकी कितनी वेटेज होती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, जेआरएफ की क्या वेटेज होती है, पीएचडी की क्या वेटेज होती है और कौन कौन से वो पैरामीटर्स हैं जिनको कोलैबोरेट करके जो है एक एपीआई स्कोर तैयार किया जाता है और फिर जाकर के जो है वो कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है इंटरव्यू प्रोसेस के लिए। तो ये एपीआई समझना बहुत जरूरी है और इस स्कोर को बनाना भी बहुत जरूरी है। अमूमन हमें लगता है कि हमारे पास अगर नेट जेआरएफ होगा और हमारे पास मास्टर्स होगी तो हम इलिजिबल तो हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि हम लग ही जाएंगे। तो उसके बाद भी एक एपीआई स्कोर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पूरे पैरामीटर्स पे स्कोर क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और उसके हिसाब से फाइनल जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग होती है। फर्दर जो क्राइटेरिया रहता है इंटरव्यू प्रोसेस का, वो कितना डिफिकल्ट होता है, क्या क्राइटेरिया होता है आगे, वो यूनिवर्सिटीज के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे फाइनलाइज करती हैं स्टूडेंट्स को, सॉरी एप्लीकेंट्स को। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एपीआई के बारे में। एपीआई क्या होता है, किस तरह से डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं उसके और कितनी वेटेज किस पैरामीटर की होती है। तो वीडियो को अंत तक देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये नहीं देखा तो नेट भले ही क्वालिफाई कर लेंगे लेकिन आपको समझ नहीं आएगा कि आगे कैसे कंपीट करना है। लास्ट में लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, आपकी कोई क्वायरी होती है तो शेयर करिएगा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कर ले मेरे चैनल को अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं एपीआई। ये है दोस्तों वो यूजीसी का रेगुलेशन 2018 का, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरह से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा वेरियस कैंडिडेट्स को असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के लेवल के लिए वेरियस यूनिवर्सिटीज़ में, और किस तरह से उनका जो है आगे प्रोसीजर रहेगा पूरा शॉर्टलिस्टिंग का और फाइनल उनको सिलेक्शन करने का। तो मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ एनेक्जर डिस्कस करूंगा, जो दो एनेक्जर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के इस रेगुलेशन में अटैच किए हैं उन्होंने, एनेक्जर 3A और एनेक्जर 3B, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेबल है एनेक्जर 3A, और एनेक्जर 3B जो है वो कॉलेज कैडर के लिए एप्लीकेबल है। दोनों में पैरामीटर सेम है, बस वेटेज थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। तो ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको इसमें समझ आएगा कि फाइनल सिलेक्शन किस तरह से होता है और कैंडिडेट किस तरह से शॉर्टलिस्ट होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में। ये है एनेक्जर 3A। इसमें बताया है क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन यूनिवर्सिटीज़। यूनिवर्सिटी में जब असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए शॉर्टलिस्ट करना है तो एपीआई स्कोर कैसे मेंटेन करना है और किस तरह से वेटेज दी जाएगी। सबसे पहले ग्रेजुएशन के मार्क्स को आपकी वेटेज दी गई है। अगर किसी का स्कोर 80% या उससे अबव है ग्रेजुएशन में तो 15 मार्क्स उसको मिलेंगे। अगर स्कोर वेरी करता है 60 और 80 के बीच में तो 13 मार्क्स लगेंगे। अगर 55 और 60% के बीच में है तो 10 मार्क्स लगेंगे और 45% और 55 के बीच में है तो 5 मार्क्स उसको ग्रेजुएशन की वेटेज मिलेगी। सिमिलरली पोस्ट ग्रेजुएशन का अगर 80% या अबव है आपका स्कोर तो 25 मार्क्स लगेंगे। 60% से अबव और 80% से लेस है तो आपको 23 मार्क्स लगेंगे और 55% और 60% के बीच में है तो 20 मार्क्स जो हैं वो लगेंगे। अगर कैंडिडेट जो है वो SC ST OBC क्लास से बिलोंग करता है तो 50% स्कोर जो है वो कंसीडरेबल है। एमफिल अगर किसी के पास है तो 60% से अबव मार्क्स है एमफिल में तो 7 नंबर लगेंगे। 55% और 60% के बीच में है तो 5 नंबर जो है उसके लगेंगे और पीएचडी के 30 नंबर लगेंगे।
अच्छा, इसमें भी फर्दर आगे क्राइटेरिया है कि पीएचडी एमफिल का कैसे करना है। अगर किसी सब्जेक्ट में एमफिल होती ही नहीं है तो उसको क्या एमफिल के नंबर लगेंगे नहीं लगेंगे, वो मैं आपको इसके लास्ट में बता दूंगा। पीएचडी के 30 मार्क्स लगेंगे, यह है यूनिवर्सिटी कैडर के लिए। और नेट और जेआरएफ है दोनों, नेट और जेआरएफ दोनों है तो 7 नंबर लगेंगे। सिर्फ नेट है तो 5 नंबर लगेंगे। अगर सेट है या स्लेट है तो 3 नंबर ही लगेंगे। अगर किसी के पास नेट, जेआरएफ और सेट तीनों है तो क्या होगा, 7 लगेंगे कि 5 लगेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा रिसर्च पब्लिकेशन के मैक्सिमम 10 मार्क्स लगेंगे और 2 मार्क्स लगेंगे ईच पब्लिकेशन के, हर एक रिसर्च पेपर के। और वो रिसर्च पेपर जो है आपका पीर रिव्यूड या यूजीसी लिस्टेड जर्नल में जो है वो आपका पब्लिश हुआ होना चाहिए, तब उसके 2 नंबर लगेंगे एक रिसर्च पेपर के। इसके अलावा आपके रिसर्च पेपर चाहे 5 है, चाहे 10 है, चाहे 50 है, नंबर आपको 10 ही लगेंगे। अब बात आती है टीचिंग एक्सपीरियंस की या पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस की, तो 2 मार्क्स लगेंगे फॉर ईच ईयर। जितने साल का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होगा या पोस्ट डॉक्टरल डिग्री का एक्सपीरियंस होगा उसके हिसाब से मल्टीप्लाइड बाई 2, और मैक्सिमम उसमें जो है वो 10 ही नंबर मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अवार्ड है नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का, तो उसके जो है 3 नंबर लगेंगे। और स्टेट लेवल का अगर अवार्ड है तो आपको 2 नंबर लगेंगे। अब बात आती है, देखिए एकेडमिक स्कोर। हमारा जो एकेडमिक स्कोर है, जो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एमफिल और पीएचडी, ये हमारा एकेडमिक स्कोर हुआ। इसमें जो है एमफिल और पीएचडी दोनों के मैक्सिमम 30 मार्क्स ही लगेंगे। अगर किसी कैंडिडेट का सिर्फ और सिर्फ एमफिल है तो उसके 7 नंबर या 5 नंबर लगेंगे, डिपेंड करते हैं उसके कितने मार्क्स हैं उसके एमफिल डिग्री में। अगर एमफिल और पीएचडी दोनों है तो मैक्सिमम उसको 30 मार्क्स लगेंगे, एमफिल के अलग और पीएचडी के अलग नहीं लगेंगे। इसके अलावा जेआरएफ, नेट और सेट है तो मैक्सिमम 7 मार्क्स ही लगेंगे। तीनों है, नेट भी है, जेआरएफ भी है और सेट भी है, तो 7 नंबर ही लगेंगे, अलग अलग से नहीं लगेंगे। या किसी के पास सिर्फ नेट है तो उसको नेट के ही मार्क्स लगेंगे, सेट है तो सिर्फ सेट के ही मार्क्स लगेंगे, 3 मार्क्स। और अवार्ड की जब बात आती है तो अवार्ड की कैटेगरी में मैक्सिमम 3 मार्क्स ही लग सकते हैं। किसी का अगर स्टेट लेवल का अवार्ड है तो 2 मार्क्स, अगर स्टेट लेवल के अवार्ड भी है और नेशनल लेवल का या इंटरनेशनल लेवल का अवार्ड भी है तो 3 मार्क्स ही लगेंगे, अलग से सेपरेटली 3 और 2 5 नहीं होगा। तो इस तरह से मिलाकर के इसका स्कोर जो है वो टोटल 100 आता है, क्योंकि मैक्सिमम जो है ग्रेजुएशन में जो मार्क्स रहेंगे वो आपके रहेंगे इसमें 15 मार्क्स और 25, और एमफिल और पीएचडी अगर दोनों है तो 30 मार्क्स इसके मिला लीजिए, नेट और जेआरएफ के 7 मार्क्स मिला लीजिए, और आप रिसर्च पब्लिकेशन के 10 मार्क्स यहाँ रखे गए हैं, टीचिंग और पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस के 10 मार्क्स रखे गए हैं, और वार्ड के जो है वो 3 मार्क्स रखे गए हैं। इस तरह से मिला करके ये 100 होता है। अब दूसरा इन्होंने बी पॉइंट ये लिखा है कि इट डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी कि वो शॉर्ट लिस्टिंग किस क्राइटेरिया से करते हैं। जनरली जो शॉर्ट लिस्टिंग होती है वो 1:15 के हिसाब से होती है, मतलब एक पोस्ट के लिए 15 लोगों को कॉल की जाती है इंटरव्यू के लिए। अब ये इन्होंने बता रखा है कि एकेडमिक स्कोर आपका 80 मार्क्स का होगा, रिसर्च पब्लिकेशन 10 मार्क्स का, और टीचिंग एक्सपीरियंस जो है वो 10 मार्क्स का, तो 100 नंबर का आपका मिला करके ये बनता है। अब दूसरा जो यहाँ पे क्राइटेरिया आता है वो है क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज। पैरामीटर सेम है, बस मार्क्स उसके अलग अलग रहेंगे। अब इसमें किस तरह से रहता है, ग्रेजुएशन की जब बात करते हैं हम तो अगर 80% या उससे ज़्यादा उसके मार्क्स हैं तो 21 नंबर लगेंगे, अगर 60 से 80 के बीच में है तो 19 नंबर लगेंगे, अगर 55 से 60 के बीच में है तो 16 नंबर लगेंगे, और 45 से 55 के बीच में है तो 10 नंबर आपको लगेंगे। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो 80% या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं आपके तो 25 मार्क्स आपको लगेंगे, 60% या 80% के बीच में है तो 23 मार्क्स लगेंगे, और 55% से 60% के बीच में है तो 20 मार्क्स लगेंगे, और अगर 50% हैं इसमें SC ST और OBC के लिए तो 20 मार्क्स रहेगा इसमें। एमफिल के 7 नंबर रहेंगे अगर 60% से आपके मार्क्स हैं, 55 और 60 के बीच में है तो 5 नंबर इसमें रहेंगे, और पीएचडी के 25 मार्क्स यहाँ पे आपको लगेंगे, 30 नहीं लगेंगे। एमफिल पीएचडी दोनों है तो सिर्फ 25 मार्क्स ही काउंट होगा। नेट जेआरएफ की यहाँ पे वेटेज थोड़ा ज़्यादा है, नेट और अगर जेआरएफ दोनों हैं तो 10 नंबर लगेंगे, ऊपर 7 नंबर लग रहे थे। सिर्फ नेट है तो यहाँ 8 नंबर लगेंगे, ऊपर 5 नंबर लग रहे थे, और सेट या स्लेट है तो यहाँ 5 नंबर लगेंगे, अगर ऊपर जो है वो 3 नंबर लग रहे थे। तो यहाँ पे मैक्सिमम आपका 10 नंबर से ज़्यादा नहीं जा सकता। और रिसर्च पब्लिकेशन की यहाँ बात आती है तो रिसर्च में यहाँ थोड़ा रखा गया है, कमी रखी गई है कि कोई बात नहीं, अगर कम रिसर्च पेपर भी होते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैक्सिमम 6 नंबर ही रखे हैं, 2 नंबर जो है आपको एक रिसर्च पेपर के लगेंगे, और वो भी पीर रिव्यूड या यूजीसी लिस्टेड जर्नल में आपका पेपर होना चाहिए। तो आपके अगर 3 पेपर हैं तो 6 मार्क्स हो गए, 10 पेपर हैं तब भी 6 ही आपको लगेंगे। और पोस्ट डॉक्टरल और टीचिंग एक्सपीरियंस के 2 मार्क्स रखे गए हैं पर ईयर के, और वो भी 10 नंबर से
मैक्सिमम नहीं हो सकता है। अवार्ड के सेम वही प्रोसीजर है, नेशनल और इंटरनेशनल का है तो 3, स्टेट लेवल का है तो 2। अगर आपके पास दोनों तरह का है तो आपको मैक्सिमम 3 मार्क्स ही लगेंगे। तो यहाँ पे एमफिल और पीएचडी के मैक्सिमम 25 नंबर ही लगने वाले हैं और नेट जेआरएफ के यहाँ पे 10 नंबर रखे गए हैं और अवार्ड की कैटेगरी में मैक्सिमम 3 नंबर ही लगेंगे। फर्दर इन्होंने लिखा है कि इंटरव्यू किस हिसाब से करना है, कितने नंबर ऑफ पोस्ट के लिए कितने कैंडिडेट बुलाने हैं वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करे, कॉलेज के लिए वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करेगी। एकेडमिक स्कोर की यहाँ वेटेज 84 है, रिसर्च पब्लिकेशन की 6 और टीचिंग एक्सपीरियंस की 10 जो है वो यहाँ पे वेटेज है। तो ये है वो क्राइटेरिया जिसके बेस पे शॉर्टलिस्ट होते हैं कैंडिडेट यूनिवर्सिटी लेवल पे और कॉलेज लेवल के। देखिए अब यहाँ पे क्या होता था, ये क्राइटेरिया जो है पहले फॉलो नहीं किया जाता था एपीआई का। अभी एपीआई यूनिवर्सिटीज़ में किया जाता था लेकिन कॉलेज कैडर के लिए नहीं किया जाता था। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता था, कॉलेज कैडर का एग्जाम आता था कमीशन का और वहाँ पे कैंडिडेट का एक जो है वो टेस्ट होता था, जो स्क्रीनिंग टेस्ट उसको बोलते थे, और उसकी कोई वेटेज नहीं होती थी और सीधा इंटरव्यू की वेटेज होती थी। वो जस्ट एक कट ऑफ क्रिएट करने के लिए टेस्ट वो होता था। लेकिन अब जो है 2022 के दौरान 22 और उसके बाद जो है ये क्राइटेरिया फॉलो किया जाएगा एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स वाला। कॉलेज कैडर में भी जो लोग हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं या जिनकी एलिजिबिलिटी है और वो सपना देख रहे हैं कि मुझे कॉलेज कैडर में लगना है कमीशन के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर, तो ये क्राइटेरिया फॉलो किया जाएगा। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ की, वो एक बात ध्यान रख लें कि आप पीएचडी की तरफ भी जाएं। और पीएचडी के यहाँ पे 30 मार्क्स रखे गए हैं यूनिवर्सिटी के लिए और 25 मार्क्स रखे गए हैं आपके कॉलेज कैडर के लिए। तो यहाँ पे आपका स्कोर नहीं बैठेगा तो आप शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे। फिर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आपको लगता है कि पीजी कर लूँगा उसके बाद नेट कर लूँगा बस जी हो गया काम, तो वैसा नहीं है। अगर आप इस क्राइटेरिया में शॉर्टलिस्ट नहीं होते हैं तो आपका वो शायद सपना चकनाचूर हो सकता है जो आप देख रहे हैं। फर्दर 2022 से पहले 22 से पहले हो जाता है, अच्छी बात है, लेकिन भविष्य के लिए आप इस सारे स्कोर को मेंटेन करें ताकि आपके 2 मार्क्स भी नहीं छूटने चाहिए आपके रिसर्च पेपर के। कम से कम 3 या 4 रिसर्च पेपर जो हैं वो ज़रूर आप लिखें, 5 तो लिखें ताकि आप यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हो जाएं। एक पेपर के 2 मार्क्स हैं और बहुत अच्छा पेपर लिखेंगे, पीयर रिव्यूड या यूजीसी लिस्टेड जर्नल में छप जाएगा तो आपको बहुत वेटेज जो है वो मिलेगी। तो ये था स्कोर दोस्तों, किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, क्या वेटेज है, मैंने आपको बताया हर एक पैरामीटर को। आप इसको अच्छे से समझें और इसके हिसाब से एलिजिबिलिटी अपनी बनाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।